गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एएसपी इंस्टीट्यूट। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर मीनाक्षी शर्मा। और अभी हम एग्री बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जो कि बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है और उसके हम बिल्कुल लास्ट पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, अपनी ऐच्छिक जीन को या ऐच्छिक जीन को आपके जो भी पादप है या जंतु इसमें आप परिवर्तन करना चाहते हैं उनके आनुवांशिक पदार्थों में रूपांतरण करना, ताकि आप ऐच्छिक लक्षणों को अपने पादपों या जीवों में देख सकें और मानव जाति के उत्थान के लिए उनके उपयोग के लिए उसको कार्य में ले सकें। तो ये बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें जीव विज्ञान को और साथ साथ टेक्नोलॉजी को आपस में जोड़ा गया है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपको किन किन टूल्स की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे कि एंजाइम हो गए थे और इन बहुत सारे आपके पास एंजाइम हो गए थे, वाहक हो गए थे, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। आप इन कौन से तरीकों के द्वारा इन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पीसीआर टेक्निक हो गई थी हमारे पास में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक हो गई, हमने उनको भी देखा। फिर हमने देखा कि जो भी हमारा ऐच्छिक जीन है या जो हमारा विदेशी डीएनए है या जो हमारी ऐच्छिक डीएनए खंड है, उसे अगर हम पोषी कोशिका जिसके अंदर हम अभी परिवर्तन करना चाहते हैं उसमें डलवाने के लिए क्या तरीके अपना सकते हैं, तो वो वाहक रहित और वाहक सहित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के हमारे जीवन में महत्व क्या है, हमने इनको देखा। और अब हम आगे थे टिश्यू कल्चर टेक्निक पर। एक ऐसी टेक्निक जिसमें आप पादप के अंगों, उसकी कोशिकाओं या उसके भागों से एक नए पादप का निर्माण करते हैं। बहुत कम समय पर बहुत जल्दी आपको क्या होती है, उत्पादन की प्राप्ति होती है। अगर कोई पादप संक्रमित हो चुका है तो उसके वृद्धि क्षेत्रों से कोशिकाओं को लेकर हम नए पादप बना सकते हैं। तो पूरे पादप के संक्रमण होने पर हम उसे हटा सकते हैं। इस अवधि के अंदर बहुत कम समय लगता है, तो रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं। ऊतक संवर्धन की विधियों में हम लोगों ने भ्रूण संवर्धन तक देख लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं पराग संवर्धन विधि। आपके चैप्टर के अंदर बेसिकली पराग संवर्धन विधि को अगुणित पादपों की प्राप्ति के लिए बताया गया है कि जब आपको अगुणित पादप चाहिए तो आपको क्या होगा, बेसिकली पराग संवर्धन विधि करनी चाहिए। तो द्विगुणित या अगुणित कैसे मिलते हैं पहले हम ये देख लें। और पराग संवर्धन विधि में हम बेसिकली पराग कणों का संवर्धन करेंगे तभी हमको क्या मिलेंगे, अगुणित पादप। लेकिन यहाँ पर द्विगुणित पादप मिलने के भी चांसेस होते हैं। कैसे, आज आइए हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, जब पादप जनन करता है तो जनन के द्वारा अगर पादप खुद कैसा है, भाई जनन क्या कहता है, अपने समान संतति उत्पन्न करने को आप जनन कहते हैं। यानी कि अपने समान का मतलब यही नहीं है कि पादप देखने के अंदर उसके बाह्य आकारिकी या बनावट में ही समान हो उसकी संतति। हर मायने में उसकी संतति अपने जनकों के क्या होनी चाहिए, समान। इस मायने के अंदर हमारे पास में एक ये भी पॉइंट आ जाता है कि उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या भी समान होनी चाहिए। इसीलिए क्या होता है, जब अलैंगिक जनन होता है तो समसूत्री विभाजन के द्वारा ही क्या हो जाती है, नई कोशिकाएं बन जाती है। तो देखिए, अगर आप जनन के आधार पर देखें और समान संतति बनानी है तो जनन आपने 2 तरीके से देखा है। मैं हर एक चीज़ को अच्छे से आप लोगों को बता कर चलूँगी। तो जब आप जनन देखते थे तो आप एक जनन देखते थे, कौन सा, अलैंगिक। मैम अलैंगिक और लैंगिक जनन यहाँ बीच में थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और एक आपके पास में बच्चा आ जाता था लैंगिक जनन। जब आप अलैंगिक जनन को पढ़ते थे तो जहाँ तक मुझे याद है आप यहाँ पर एक चीज़ बोलते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, एकल जनक। एकल जनक क्या होता है, उपस्थित होता है, सिर्फ एक जनक उपस्थित होता है। जबकि यहाँ पर क्या होते हैं, एक नर व मादा, दोनों को ही यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक ही जनक है तो मान लीजिए इस जनक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 14 है, ये इसमें 14 है, तो इसे अपने समान अगर संतति बनानी है तो इसे कौन सा विभाजन करना पड़ता था, समसूत्री। और जिसके द्वारा इसकी जो संतति बनती थी उस संतति के अंदर भी क्या होते थे, 14 ही गुणसूत्र होते थे। द्विविखंडन, द्विविभाजन, मुकुलन है या नहीं है, कायिक जनन, ये सब कुछ इसी के प्रकार थे। लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, नर जो है वो क्या बनाता है, नर युग्मक बनवाता है और मादा जो है वो क्या बनवाती है, मादा युग्मक बनवाती है। और इनके अंदर बेसिकली क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। क्यों होता है अर्धसूत्री विभाजन, सोचिएगा। देखिए, हम ले लेते हैं फिर से, यहाँ पर जो नर है उसके अंदर कितने गुणसूत्र है, 14, और मादा में भी कैसे, 14। इनसे बनने वाली संतति में गुणसूत्रों की संख्या समान होनी चाहिए। अगर ये समसूत्री विभाजन करके बनाएंगे, अगर समसूत्री विभाजन करते तो युग्मक 14 वाले ही होते और यहाँ पर जो नया बच्चा बनता वो कितने गुणसूत्रों वाला हो जाता, 48 गुणसूत्र, सॉरी हाँ 4 4 8 28 गुणसूत्र वाला होता। संतति बिल्कुल बदल गई है, जनक तो 14 नंबर रख रहे हैं या 28 रख रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता था, अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक बनते हैं और युग्मक सदैव ही कैसे होते हैं,
अगुणित होते हैं, तो ये 7 और 7 वाले होंगे, और जब इनके अंदर निषेचन की प्रक्रिया होगी तो 14 गुणसूत्र वाली क्या बनकर तैयार हो जाएगी, संतति बनकर क्या हो जाएगी, आपके सामने तैयार हो जाएगी, है नहीं है। अब अगर आपको कैसी बनवानी है, इन दोनों के अंदर ही क्या हो रहा है कि जो जनकों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या है वही समान गुणसूत्रों की संख्या संतति में आ रही है। अब हमें क्या बनाने हैं, अगुणित पादप बनाने हैं। तो अगुणित पादप बनाने के लिए हमने परागण संवर्धन विधि, ये देखिए पराग संवर्धन विधि को देखा। क्या होता है इस विधि के अंदर, देखिए पहले मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक पोषक माध्यम ले लेते हैं। तो हम एक पेट्री डिश ले रहे हैं, दिस इज दी पेट्री डिश, और इस पेट्री डिश के अंदर बेसिकली कौन प्रेजेंट है, मान लीजिए पोषक माध्यम उपस्थित है। इसमें ये क्या उपस्थित है, पोषक माध्यम। अब देखिए बेटा, पादपों के अंदर जो पुष्प होता है, इस पुष्प को आप क्या कहते हैं, पादप का जननिक भाग कहते हैं। इसके अंदर जो नर जननिक भाग है उसे हम लोग बोल देते हैं पुंकेसर। क्या बोल देते हैं, पुंकेसर, जो देखने में थोड़ा ऐसा होता है नहीं। अब इस पुंकेसर के अंदर देखिए क्या होता है, इस पुंकेसर के अंदर इसकी क्या होगी, इस पुंकेसर की भित्तियां होगी, और साथ ही साथ के अंदर इसके अंदर क्या होंगे, पराग कण होंगे, जो कि बेसिकली क्या है, नर युग्मक है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए बेटा, जो नर युग्मक होते हैं या युग्मक जो होते हैं वो हमेशा हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित। तो यहाँ पर युग्मक तो कैसे होंगे, अगुणित। लेकिन भाई भित्ति तो भाग है, काया का भाग है, ये कोई युग्मक नहीं है, तो भित्तियां कैसी होगी, द्विगुणित, क्योंकि पादप खुद द्विगुणित है तो उसकी भित्ति भी द्विगुणित होगी। सिर्फ युग्मक के तो अगुणित होंगे। अब हम क्या करते हैं, इस परागकण को लेते हैं और इसे क्रश कर देते हैं, बिल्कुल अच्छे से क्रश कर देते हैं। क्रश करके हम कहाँ डाल देते हैं, इसके ऊपर डाल देते हैं, किसके अंदर, हमारे पोष माध्यम के ऊपर डाल देते हैं। चलिए जी, हमने क्रश किया और क्रश करके इसे कहाँ डाल दिया, क्रश करके हमने इसे डाल दिया है पोष माध्यम पर, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया। अब कहीं पर परागकण गिरे होंगे और कहीं पर क्या गिरी होगी। चलिए परागकणों को मैं क्या कर देती हूँ, एक काम करती हूँ, एक अलग ही रंग से दर्शा देती हूँ, लाल रंग से मैं परागकणों को दर्शा देती हूँ। तो कहीं पर क्या गिरे, परागकण गिरे, और कहीं पर पराग भित्तियाँ गिरी। चलिए हम इसे क्या कर देते हैं, ये भी कर देते हैं। तो मान लीजिए ये गिरी है भित्तियाँ, और ये क्या है हमारे पास में, पराग कण, जो कि नर युग्मक है। भित्तियाँ द्विगुणित होगी और ये कैसे होंगे, अगुणित होंगे। अब कुछ समय पश्चात इस पोष माध्यम के ऊपर इनसे क्या निकल कर आ जाएंगे, नए पादप बन जाएंगे, है नहीं है। इन पराग भित्तियों से भी नए पादपों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, और इन पराग कणों से भी क्या हो जाएगा, नए पादपों का निर्माण हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखिए, वो पादप जो कि किससे विकसित हुए हैं, भित्तियों से विकसित हुए हैं, वो तो होंगे द्विगुणित, क्योंकि पराग भित्तियों की कोशिकाएं कैसी थी, द्विगुणित थी। और वो पादप जो कि परागकणों से विकसित हो रहे हैं वो कैसे होंगे बेटा, अगुणित। तो अगुणित पादप प्राप्त करने की ये सबसे अच्छा मेथड है, जहाँ पर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, अगुणित पादप की प्राप्ति कर सकते हो। और इसी टेक्निक को यहाँ पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो देखिए अब हम आते हैं पराग संवर्धन विधि में। पराग संवर्धन के लिए धतूरा इनॉक्सिया पराग कोशों का बेसिकली पात्रे क्या किया गया, संवर्धन 1964 में शिप्रा गुहा व मुखर्जी व सतीश चंद्र माहेश्वरी द्वारा किया गया था। इनविट्रो का मतलब था कि ये परागकणों को या पुंकेसरों को लेकर आए और उन्होंने अपनी लैब में ये सारा काम किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर या पेट्री डिश के अंदर, है ना। अनेक उनके प्रयोगों में परागकोशों के अंदर अनेक भ्रूण सदृश संरचनाएं, देखिए मैंने कल भी बताया था, भ्रूण जो होता है वो नए पादप को पूरा बनाता है। भ्रूण के अंदर क्षमता होती है, बीज में भ्रूण होता है और उसमें क्षमता होती है नए पादप को बनाने की, तो इसलिए उसे भ्रूण बोला गया है। तो यहाँ पर भी पराग कणों के द्वारा आप नया पौधा बनाने वाले हैं, तो भ्रूण के समान कार्य करने वाले, हालांकि वो भ्रूण नहीं है इसलिए हम उसे भ्रूण सदृश संरचना भ्रूणाप या फिर एम्ब्रॉयड कह सकते हैं। प्रत्येक भ्रूणाप एक अगुणित पादप में विकसित होता है, क्योंकि यहाँ हम पराग कण को भ्रूणाप कह रहे हैं, तो पराग कण अगुणित होते हैं क्योंकि वो नर युग्मक है, तो उनसे विकसित होने वाला पादप भी कैसा होगा, अगुणित होगा। पराग संवर्धन के लिए पराग कोशों से पराग कणों को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। बिल्कुल आसान सी विधि है, हम छोटे छोटे पराग कणों को एक टैप उस पर डालते हैं, साइड पर डालते हैं, उनको सुई की हेल्प से या पेनिट्रेट कर करके उसमें से परागकण निकालते हैं और फिर उन्हें हम कहाँ डाल देते हैं, पोष माध्यम पे डाल देते हैं।
चलिए बेसिक हम जान चुके हैं। विलगित परागकणों के पाने संवर्धन से अगुणित, है ना, पौधों का या अगुणित कैलस के उत्पादन को पराग संवर्धन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब आप पराग कणों को अपनी डिश पर डालेंगे तो पहले वो भी तो विभाजन करके बहुत सारी कोशिकाओं का झुंड बनाएंगे, उसे आप कैलस कह सकते हो। पराग कणों को पराग कोशों से अलग करने के लिए पहले पराग कोशों को 4-7 दिन तक उपयुक्त दिशाओं में पूर्व संवर्धन करते हैं, ठीक है। संश्लेषित पोष माध्यम पर पराग कणों को सीधे संवर्धन करते हैं। उसके बाद में पहले हम इन्हें 4 से 5 दिन पूर्व संवर्धन करते हैं, जिसमें इसको जर्म फ्री वगैरह सब कुछ करेंगे, फिर पोष माध्यम पर जाकर इनको सीधा संवर्धन कर लेंगे। संश्लेषित पोष माध्यम के महत्वपूर्ण घटक देखिए कौन कौन से हैं। जी ग्लूटामिन, एल-सीरीन, इन्सिटॉल व सोलेनेसी कुल के पौधों में सर्वाधिक अगुणों की प्राप्ति होती है। तो आपने अपने संवर्धित माध्यम में ये सारे के सारे क्या डाले, सारे के सारे पादप हार्मोन व रसायनों का इस्तेमाल करें, ठीक है। रसायनों का इस्तेमाल करेंगे तो पराग संवर्धन बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो ये आपको थोड़े नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, जी ग्लूटामिन, एल-सीरीन व इन्सिटॉल, ठीक है। तो इनके माध्यम से क्या किया जाता है, पराग संवर्धन किया जाता है। अब हम आते हैं कोशिका संवर्धन पर। हमारा पराग संवर्धन खत्म हो गया। कोशिका संवर्धन, जहां आप एक कोशिका से नए पादप को बनाएंगे। अक्सर ऐसा एकल कोशिकीय पादप बनाने के लिए किया जाता है, सिंगल सेल्स स्पाइरुलिना से भी बहुत ज़्यादा बनाई जा रही है। ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय के अंदर शायद हो सकता है चीज़ें हमारे पास ज़मीन ही ना बचे, क्योंकि अरबीकरण, शहरीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है। जगह जगह किसान या जो लोग हैं वो अपने फसली जगहों को बेच कर या किसानी ज़मीन को बेच कर वहाँ पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं। देखिए ना, जगह जगह नई नई बिल्डिंगें बन रही है, हाउसिंग्स प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो इस अवस्था के अंदर हम अपनी खाने के रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे करेंगे, पादप को कहाँ उगाएंगे। और आने वाले समय में देखिए अभी भी प्रोटीन की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है। एक समय के बढ़ने के साथ आप अपने खाने में फैट यानी कि वसा और कार्बोहाइड्रेट, शर्करा का सेवन कम कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन ज़्यादा। अक्षय कुमार एक ऐड भी करता है कि जितना आपका वजन है उसका 10% प्रोटीन आपको रोज़ाना खानी चाहिए। तो इस प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम स्पाइरुलिना को एक टैंक में भी ग्रो कर सकते हैं। और स्पाइरुलिना बेसिकली क्या होती है, प्रोटीन विकसित करती है। उसी कोशिका में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको एक बड़ी गाय सिर्फ 25 ग्राम क्या दे सकती है, 25 ग्राम आपको दे सकती है क्या, प्रोटीन एक दिन के अंदर। लेकिन 25 ग्राम स्पाइरुलिना आपको 25 टन प्रोटीन दे सकता है एक दिन के अंदर, क्योंकि वो बहुत जल्दी क्या होता है, विकसित। तो स्पाइरुलिना एक कोशिकीय शैवाल, जिसकी वजह से आपको क्या मिलने वाला है, बहुत सारी प्रोटीन, और उसका भी आप क्या कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पादप के कुछ द्वितीयक उपापचय चाहिए। द्वितीयक उपापचय क्या होता है ये समझ के देखिए। पादप जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो ग्लूकोज जो बनाता है या अपने भोजन के लिए जो भी सामान बनाता है वो उसके प्राथमिक उपापचय उत्पाद होते हैं, जिन्हें उसने अपने लिए बनाया। हालांकि हम उसके ऊपर निर्भर हम उससे ले लेते हैं, लेकिन पादप ने ये सारा काम अपने लिए किया। ऐसे वो अपने कुछ क्या करते हैं, द्वितीयक उपापचय पदार्थ भी बनाता है, जैसे कि गम, रेजिन, ये सब कुछ जो कि पादप के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन हमारे लिए क्या होते हैं, बेसिकली उपयोगी होते हैं। तो इन्हें हम क्या कह देते हैं, द्वितीयक उपापचय पदार्थ कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा कैसे समझेंगे इसे। तो देखिए, पादप कोशिकाओं को पोष पदार्थ पर असंगठित कैलस या निलंबक संवर्धन के रूप में, सस्पेंशन के रूप में संवर्धन करने को हम कोशिका संवर्धन कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे कि द्वितीयक उपापचय, एंजाइम उत्पाद, एकल कोशिका प्रोटीन आदि बनाने के लिए क्या किया जाता है, ऊतक संवर्धन का उपयोग किया जाता है। कोई पर्टिकुलर एंजाइम आपको बनाना है तो जिस कोशिका में वो एंजाइम बनता है आप उस कोशिका का क्या कर सकते हो, संवर्धन करवा सकते हो। जैसे कि रूबिस्को एंजाइम आपके बेसिकली कहाँ मिलता है, पर्णमध्योतकी कोशिकाओं में मिलता है, हरित लवक जहाँ पर होगा, आप उनका संवर्धन करवाना चाहते हो। इन संवर्धनों को निलंबन संवर्धन भी कहा जाता है। निलंबन संवर्धन में एकल कोशिका की प्राप्ति के लिए कोशिका समूह को छानकर अलग कर लेते हैं, कैलस था ना उसे अलग करेंगे, फिर एकल कोशिका को अपकेंद्रण यानी कि फिर छान कर अलग करेंगे, कोशिका थोड़ी बहुत रह जाएगी, उनको छान के अलग करेंगे, फिर उसे बहुत तेजी के साथ में टेस्ट ट्यूब में रखकर एक रैपिड मशीन होती है उसमें घुमाया जाता है, ठीक है, प्राप्त करते हैं। कोशिका संवर्धन के पोष पदार्थों में हमेशा आप जिसमें भी अब इस कोशिका संवर्धन करने जा रहे हैं उसमें ऐसे हार्मोन्स को डालें जो कि इसके अंदर कोशिका विभाजन भी करवाए, साथ ही साथ के अंदर इसमें जड़ व परों के निर्माण को भी क्या करे, स्टार्ट करवाए। ऑक्सिन जो होता है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये पादपों के अंदर मूलांकुर व प्रांकुर के निर्माण को करवाते हैं, प्रेरित करते हैं। हम पढ़ेंगे भी पादप हार्मोनों में। साइटोकाइनिन एक ऐसा पादप हार्मोन जो कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अगर आप कभी देखें तो अपने घर के अंदर आप 3-4 फूलों को तोड़ के रख दीजिए, वो शाम तक मुरझा जाएंगे, लेकिन मार्केट के अंदर जो बुके वाला होता है जो कि फूल के गुलदस्ते बेचता है, दिन भर गुलदस्तों को लगा के रखता है, वो भी सड़क के किनारे पर, उसके गुलदस्ते कभी भी मुरझाते नहीं है, उसके गुलदस्तों में रखे फूल कभी भी मुरझाते नहीं है। क्यों नहीं मुरझा रहे हैं वो, आपने देखा होगा वो अक्सर छिड़काव करता रहता है, एक पानी का एक डब्बा सा, एक मशीन से होती है, उसे छिड़कता रहता है, ठीक है। क्या छिड़कता रहता है वो, क्या सिर्फ पानी है, नहीं,
उस पानी के अंदर थोड़ा सा साइटोकाइनिन नाम का हार्मोन भी डला हुआ होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो छिड़कता रहता है, तो उस पत्तियों पर, फूलों की पत्तियों पर वो छिड़काव गिरता रहता है और वो हर वक्त विभाजन करके नई कोशिकाएं बनाती रहती है। नई कोशिका बनती रहेंगी तो पादप क्या रहेगा, नया रहेगा, पुष्प नया रहेगा, है नहीं तो मुरझाएगा नहीं। तो देखिए, तो जब कभी भी आप क्या करते हैं, एकल कोशिका संवर्धन करते हैं, तो जिस माध्यम में करने वाले हैं उस माध्यम में ऑक्सीजन जरूर डालें। अक्सर 2,4-D ऑक्सीजन को मिलाया जाता है। कहीं कहीं पर साइटोकाइनिन जो कि लगातार कोशिका विभाजन करे, और उसमें भी काइनेटीन को मिलाया जाता है, या आप बेंजाइल अमीनोप्यूरिन भी मिला सकते हैं। किंतु निलंबक संवर्धन में कोई साइटोकाइनिन नहीं मिलाया जाता, क्योंकि निलंबक क्या होता है, खुद ही कोशिका विभाजन करने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। इसलिए चलिए, अधिकतर प्रजातियों में कोशिका संवर्धन में पहले मूल का उत्पादन होता है, परंतु कुछ पादपों में पहले क्या हो जाता है, कैलस में या उस कोशिका में से परहो पहले निकल कर आता है, जड़ बाद में आती है। ऐसा कॉफी, तंबाकू, धान, गेहूं, जौ आदि में देखा गया है। ये सिर्फ थोड़ा सा बात है जो आपको याद रखनी होगी। तो देखिए, इन्होंने क्या किया, ये प्लांट लिया, प्लांट की देखिए यहाँ से कोशिका ली कोई, उससे आप एक्सप्लांट या आप क्या कहते थे, कृतोतक बोलते थे, है या नहीं है। अब इसको पोष माध्यम के ऊपर डाल दिया। पोष माध्यम पर डालने पर ये क्या करेगी, विभाजन करेगी, कैलस बनाएगी। इसमें से छान कर हम कोई एक कोशिका ले लेंगे जो कि भ्रूणाप के समान कार्य करेगी, क्योंकि वो पूरे पादप को बनाने वाली है। अब इसके अंदर क्या होगा, पादप विकसित हो जाएगा। हो सकता है पहले परहो बने, या हो सकता है पहले जड़ बने, कुछ भी बने। अधिकतर जड़ बनती है, फिर परहो बनता है और पादप आपके सामने तैयार है। चलिए, अब पादप ऊतक संवर्धन के कृषि में महत्व क्या है, इतना तो हमें समझ में आ गया कि बहुत अधिक महत्व है इसका। अगर हमारा पादप संक्रमित हो चुका है और मान लीजिए वो आखिरी पादप है, इसके बाद में इस पादप की पर्टिकुलर प्रजाति क्या है, एंडेंजर्ड यानी कि विलुप्ति के कगार पे है, तो उसके आप वृद्धि क्षेत्रों से कोशिकाओं को लेकर फटाफट से नए पादप बनवा सकते हैं। या फिर मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, हम नहीं वेट कर सकते कि पादप को बोएंगे, फिर वो उगेगा, फिर वो बड़ा होगा, तो ये भी एक मेथड है नहीं है। तो बेसिकली बहुत सारे मेथड्स हैं इसके थ्रू, जिसके थ्रू आप करवा सकते हैं। तो ऊतक संवर्धन तकनीक वास्तव में कोशिका या ऊतक को अलग से निर्जम परिस्थितियों में, यानी कि आपकी पास में है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो भी होनी चाहिए ना, वो सब रोग रहित होनी चाहिए, जम्स वगैरह आसपास नहीं होने चाहिए। इसलिए हमने आपको बताया था कि चीज़ों को जम फ्री करने के लिए आप जो कृतोतक लेकर आए, आपको उसको भी जम फ्री करना पड़ेगा। जो आप सामान यूज़ करने वाले, कैंची, सुई, पैटी डिश, पोषक माध्यम, जो भी आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार के कवक, बीजाणु ये नहीं होने चाहिए। उन्हें आप ऑटोक्लेव मेथड द्वारा अल्कोहल से धोकर साफ करेंगे, ठीक है। और उस परिस्थितियों में आप क्या करते हो, या तो पादप भाग को या कोशिका को उगवाते हो। कायिक प्रवर्धन, इस विधि में कम समय में एक जैसी गुणवत्ता युक्त पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपको लगा कि कोई पादप है जिसके अंदर बहुत सारे उच्च लक्षण हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, ठीक है, उसके अंदर पोषक तत्वों का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आप चाहते हैं कि आप ऐसे पादप और भी आपके पास में हो, तो बस सीधी सी बात है, उसके वृद्धि क्षेत्रों से आप क्या ले सकते हैं, कोशिका ले सकते हैं, उसके भ्रूण को ले सकते हैं, उसके परागकणों को ले सकते हैं, और उससे आप जब नए पादप बनाएंगे तो जो उसकी कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ था, जो आनुवांशिक मैसेज था, वो सीधा का सीधा इन पादपों में भी आ जाएगा। तो कायिक प्रवर्धन के लिए परोग्रह, शूट टिप या कक्षत शास्त्र का उपयोग करते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कायिक प्रवर्धन का कई फसलों जैसे अदरक, हल्दी में उपयोग किया गया है, याद रखेंगे इस चीज़ को। वायरस मुक्त पौधे की पन प्राप्ति, बिल्कुल सही बात है, ये भी मैंने आपको बताया था, वापस से समझा देते हैं। अगर आपके पास में मान लीजिए कोई पादप है और इस पादप को किसने संक्रमित कर दिया है, ठीक है, 1 मिनट के लिए, आपके पास में कोई पादप है और इस पादप को किसने संक्रमित कर दिया है, वायरस ने संक्रमित कर दिया है। आपको पता ही है वायरस कैसे संक्रमित करता है, अपनी पोषी कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ के साथ या तो अपना आनुवांशिक पदार्थ जोड़ देता है, या फिर उसके आनुवांशिक पदार्थ को खत्म करके, डीएनए को खत्म करके अपना डीएनए रख देता है, और इस प्रकार से वो उसको संक्रमित करता है। लेकिन पादप का ये वाला जो भाग है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, शीर्ष विभिज्योतक भाग कह सकते हैं, विभिज्योतक, ये जड़ वाले हिस्से पर भी होता है, तने वाले हिस्से पर भी विभिज्योतक भाग या क्षेत्र, यहाँ पर कोशिकाएं लगातार क्या करती रहती है, विभाजन करती रहती है। अब इतनी लगातार विभाजन करने से वायरस को इतना मौका ही नहीं मिलता कि वो इन कोशिकाओं को संक्रमित करे।
मेरा पूरा का पूरा पादप क्या हो गया है, संक्रमित हो चुका है। ये कैसा पादप है, संक्रमित। अब मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूंगी, इसकी जो ये विभज्योतिकी क्षेत्र है यहाँ से कुछ कोशिकाओं को लेकर आऊंगी और इन कोशिकाओं को अपने पेट्री डिश के अंदर रखकर क्या करूंगी, ऊतक संवर्धन विधि के द्वारा नए पादप बना लूंगी और ऐसा पादप मेरे संक्रमण से कंप्लीटली या वायरस के संक्रमण से कंप्लीटली मुक्त होगा। तो देखिए, परो मेरिस्टेम यानी शूट टिप मेरिस्टेम कई वायरसों से मुक्त होते हैं। ऐसी दशा में परोग्रा मेरिस्टेम संवर्धन द्वारा क्लोनिया व अन्य फसलों से वायरस मुक्त पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल मेथड था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। चलिए, अगुणित पौधे, बिल्कुल सही बात है। परागकोशों को हम विकसित करके परागकोशों में से परागकणों से हम परागकण जो कि नर युग्मक है और युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, तो उनसे जो पादप विकसित होंगे वो कैसे होंगे, अगुणित पादप होंगे। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई निषेचन नहीं करवाया गया है। तो देखिए, और ऐसा आप अंडों के साथ में भी कर सकते हैं क्योंकि अंड कोशिका भी एक युग्मक है या नहीं है। तो परागकोश कल्चर अनिषेचित अंडाशय संवर्धन तथा अंतर प्रजातियों में संकरण द्वारा अगुणित पौधों की बड़े पैमाने पर प्राप्त की जा सकती है। अंतर प्रजातीय संकरण के मुख्य रूप से दो उदाहरण हैं। अंतर प्रजातीय मतलब मान लीजिए आपने जौ और गेहूं दो अलग अलग प्रजाति के हैं, उनके एक के परागकणों को, एक अंड कोशिकाओं को एक साथ संवर्धन करवाया तो दोनों के गुण आ जाएंगे ना। तो पौधे जौ तथा गेहूं के अगुणित पौधों की प्राप्ति के लिए इनका हॉर्डिक्स बुलेस से संकरण तथा गेहूं के अगुणित के लिए मक्के से संकरण करवाया गया। जौ या गेहूं का हॉर्डियम बुलेस से संकरण करने पर प्रवर्धित हो रहे भ्रूणों में हॉर्डियम बुलेस के क्रोमोसोम का क्रमशः लोप हो जाता है। अतः इन भ्रूणों में केवल जौ या गेहूं के अगुणित क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, शेष बच जाते हैं। तो आप हॉर्डियम बुलबोसम की सहायता से गेहूं व जौ को एक जगह मिला सकते हैं। धीरे धीरे से वहाँ पे गेहूं और जौ के गुणसूत्र रह जाएंगे और बुलसम के जो है बुलबोसम के हट जाएंगे। नेक्स्ट ये समयुग्मज लाइनें, सही बात है भाई। आपको क्या करनी है, समयुग्मज लाइनें मतलब आपको ऐसे पादप बनाने हैं जिनके अंदर जो एलील है किसी जीन की वो समान रहे। अब देखिए बेटा, अगर आप इसे भूल गए तो याद कीजिएगा, ये आपके पास में कोई जीन है, मान लीजिए पादप की लंबाई, पादप की लंबाई। अब भाई पादप की लंबाई को कंट्रोल करने के लिए आपके पास में क्या होगी, कोई जीन होगी, है या नहीं है ना। अब आपने अनुवांशिकी में इसे कैसे दिखाते हैं, या तो पादप कैसा हो सकता है, लंबा, और अगर वो शुद्ध लंबा है तो इस जीन के दोनों ही युग्म विकल्पी यानी कि टी और टी क्या होंगे, समान होंगे। और अगर क्या है, शुद्ध बौना है तो ये दोनों ही कैसे होंगे, स्मॉल टी होंगे, है नहीं। और तो ये वाली जो अवस्था होती है इसे हम क्या कहते हैं, समयुग्मजीय अवस्था कहते हैं। तो इसमें किसी और लक्षण की गुंजाइश ही नहीं, या तो ये शुद्ध लंबाई होगा या शुद्ध बोनाई होगा। लेकिन अगर आपके पास में ये वाली अवस्था आती है तो याद कीजिए, इसको आप विषम युग्मजीय अवस्था कहते हैं। ये पादप देखने में तो कैसा होगा, लंबा होगा, लेकिन इसके पास में जीन बौनेपन की है। तो हो सकता है जब ये पादप जनन के अंदर जाए तो इसकी संततियां ऐसी भी उत्पन्न होने के चांसेस है जो बौनी हो सकती है, क्योंकि इसके पास उसकी भी एलील है, उसकी भी जीन है। लेकिन इन पादपों से हमेशा ये कभी भी जनन करे, अगर ये सारे ऐसे पादप है जो समयुग्मजीय अवस्था में, नर भी ऐसा है, मादा भी ऐसा, वही बाबा जनन कर रहे हैं, तो इनके अंदर हमेशा शुद्ध लंबे पादप ही विकसित होंगे। इसमें भी सेम कंडीशन में शुद्ध बोने ही होंगे। यहाँ पर लंबे व बोने दोनों प्रकार के पादप मिलने के क्या है, आपके पास में चांसेस है। ठीक है, तो यही तो है यहाँ पर कि किसी संयुग लय को प्राप्त करने के लिए परंपरागत विधियों से लगातार स्वनिषेचित अथवा निकट अंतर प्रजनन द्वारा कम से कम 6 वर्ष लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। किंतु कॉल्चिसिन द्वारा अगुणित पौधों के क्रोमोसोम 2 वर्ष में ही द्विगुणित। कॉल्चिसिन बेटा एक प्रकार का क्या होता है, केमिकल है, जिसके द्वारा आप हैप्लॉइड पादपों को क्या कर सकते हो, वृद्धि करवा सकते हो। तो द्विगुणन करने पर द्विगुणित अगुणित पौधे प्राप्त हो जाते हैं जो कि पूरी तरह से समयुग्मज होते हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा। आपके पास में पादप शुद्ध लंबा है तो उसके युग्मकों के अंदर या उसके पादप भागों पे वही जीन होगी और आप उन्हें वृद्धि करवाएंगे तो वही जीन एक से दूसरी पीढ़ी में जाएगी। आपको बार बार आप विभाजन करवाओगे। याद कीजिए, हमने प्लांट ब्रीडिंग के अंदर पढ़ा था, हम समयुग्मजीय अवस्था लाने के लिए 2 पादपों में क्या कराते थे, क्रॉस करवाते थे। फिर उनमें जो बेस्ट आए हैं फिर हम उन पादपों को अलग करते थे, फिर हम उनके बीच में क्रॉस करवाते थे और इस प्रक्रिया को हम 3-4 साल तक दोहराते थे। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है।
पौधों से प्राप्त हो जो पूरी तरह संयुज होते हैं। इस विधि का प्रजनन कार्यक्रम में चीन, जापान, कनाडा, यूरोप आदि में उपयोग किया जा रहा है और कई व्यापारिक किस्मों का यहाँ पर क्या किया गया, विकास। बस इतना सा है कि संयुग्मज लाइनें बनाने के लिए आपको कॉल्चिसिन नामक केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, भ्रूण बचाव। कई अंतरजातीय संकरणों में भ्रूणपोष के अपहासन के कारण संकरित भ्रूण जीवित नहीं बच पाते हैं। बेटा कई जगह पर ऐसे जहाँ पर भ्रूणपोष क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। भ्रूणपोष जो कि विकसित होते हुए भ्रूण को क्या दे रहा था, भोजन। जब वो ही नहीं रहेगा तो भ्रूण भी नहीं रहेगा। ऐसे संकर भ्रूणों को बचाने के लिए उनका तरुण अवस्था में, तो जब भ्रूण बना ही है, अभी भ्रूणपोष है, धीरे धीरे तो भ्रूण विकसित होगा तो भ्रूणपोष को लेता चला जाएगा। तो जैसे भ्रूण बना ही है उसी स्थान पर बिल्कुल यंग सीड के अंदर से ही हम क्या करते हैं, भ्रूण को निकाल लेते हैं और उसे पेट्री डिश के अंदर ग्रो करवा के नए पादप बना लेते हैं, है नहीं है। उदाहरण ट्रिटिकेल की प्राप्ति ट्रिटिकम एवं सिकेल्स के संकरणों से हुई है। ट्रिटिकेल क्या है, गेहूं की एक प्रजाति है। चलिए, अधिकांश ट्रिटिकम लाइनों में दो प्रभावी जीन KRL और KR2 उपस्थित होते हैं जो सिकेल के संकरण करने पर बीजों के परिवर्धन में बाधक होते हैं। अतः अधिकांश संकर बीज काफी छोटे, सिकुड़े हुए, निम्न अंकुरण क्षमता वाले होते हैं। तो देखिए हुआ क्या था, हमें एक नई प्रजाति बनानी थी, कौन सी, ट्रिटिकेल। तो ट्रिटिकेल की प्राप्ति ट्रिटिकम व सिकेल के संकरणों से होती थी। अधिकांश ट्रिटिकम लाइनों में दो प्रभावी जीन KR1 व KR2 होती थी जो कि इनके बीजों का अच्छा बनाती थी। लेकिन सीकेल के पादपों से संक्रमण करवाने के बाद में क्या हुआ कि ये सब कुछ खत्म हो गया। सीकेल के अंदर कुछ ऐसी जीन रही होंगी जो कि क्या कर रही थी, इस ट्रिटिकम के प्रभावी जीन KR1 व KR2 के प्रभाव को क्या कर रही थी, खत्म कर रही थी। जब उसके प्रभाव को खत्म कर रही थी तो जो पहले अच्छे बीज, अच्छे अंकुरण वाली क्षमता थी वो खत्म हो गई। इसके साथ ही परागण किए गए फूलों में से केवल 5-10% ही बीज बच पाते थे। लेकिन परागण के लिए 10 से 14 दिन बाद भ्रूणों को निकालकर उपयुक्त पोष पदार्थ पर कल्चर कर हम 50 से 70% फूलों के संकरण को प्राप्त कर सकते हैं। तो सोचिए हमने क्या किया, हमने वेट ही नहीं किया। जैसे इनका भ्रूण बना उस भ्रूणपोष को जाने ही नहीं दिया, ठीक है। हमने वहीं से फटाफट भ्रूण को निकाला और अपने हिसाब से क्या करवाया, काम करवाया, ताकि सिकेल के पादप की जीने हमारे ट्रिटिकेल के पादप के भ्रूणपोष के ऊपर कोई अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए, है नहीं है। इस प्रकार गेहूँ, ट्रिटिकेल एसाटाइवम, जौ के भ्रूणों को कल्चर करके संकर पादप किए गए, यानी जौ व गेहूं को मिलाकर नए पादप बनाए गए हैं इस विधि के द्वारा। कायिक क्लोनीय विविधता, बिल्कुल सही बात है। आप कोई भी पादप कोशिका ले और उसी को वापस से उसी से नया पादप बना दे तो कायिक है, यानी कि आपने पादप के किसी जननी भाग का, पुष्प का, परागकण का इसका इस्तेमाल नहीं किया। पादप भाग से ही शकरकंदी है, शकरकंदी से ही आपने कुछ कोशिकाएं ली, नई शकरकंदियां बनवा दी, तो कायिक जनन हो गया ना ये। तो कायिक कॉलोनी विधियों में उपयोग में शकरकंद की किस्म स्कारलेट को बनाया गया है। तो स्कारलेट, जिरेनियम की किस्म सिग्मा, सरसों की किस्म पूसा, जया, किसान आदि का विकास हमने किया है। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पादप की कोई भी कायिक कोशिका लेते हैं कृतोतक के रूप में और उसको उत्तक संवर्धन विधि द्वारा विकसित कर लेते हैं। साइब्रिड, साइब्रिड का उत्पादन एक प्रजाति के सामान्य प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट कैसा होता है, कोशिका भित्ति रहित कोशिका। साइब्रिड का मतलब यहाँ दो अलग अलग कोशिकाओं को क्या करने वाले, जोड़ने वाले, तथा दूसरी प्रजाति के केंद्र विहीन, यानी कि मान लीजिए आप X व Y प्रजाति को मिला रहे हो तो X वाली प्रजाति में तो क्या नहीं है, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति नहीं है नहीं है। और इसके अंदर कौन नहीं है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है और प्रोटोप्लास्ट संलग्न करते हैं। इनके उपयोग, अब इन दोनों को मिला दिया जाएगा, इसमें सेल वॉल नहीं है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इन दोनों को मिला देंगे, है नहीं है। दोनों कोशिकाओं को मिलाने के बाद में एक नई कोशिका बनेगी, उस कोशिका को हम संवर्धित माध्यम पर विकसित कर देंगे, दोनों के गुण आ जाएंगे। एक का प्रोटोप्लास्ट वाला कोशिका द्रव्य गुण आ जाएंगे, के केंद्र के गुण आ जाएंगे। इनसे से तंबाकू, पत्ता गोभी, धान, आलू, पिटूनिया आदि की कोशिका द्रव्य नरबंध्यता व ट्राइजिन रोधिता जैसे लक्षणों का स्थानांतरण किया गया है। आदि में कोशिका द्रव्य नरबंध्यता व ट्राइजिन रोधिता जैसे लक्षणों को स्थानांतरित किया गया है। चलिए, जनन द्रव्य संरक्षण, बिल्कुल सही बात है। पारंपरिक विधियों में जनन द्रव्य का संरक्षण बीजों के रूप में करते थे, बिल्कुल सही बात है। हम चाहते थे कि हमारे पास में कोई अच्छी फसल हुई है, अगले साल भी यही हो, तो हम इसके बीजों को बचाते रखते थे। लेकिन कुछ प्रजातियों में अलैंगिक जनन होता है, उनमें बीज ही नहीं होते हैं अथवा उनके बीज बहुत अल्प आयु वाले होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए अंगूर में आपने कभी बीज देखा है, अंगूर में बीज नहीं होता, एक पतला सा छिलका नजर आता है, आप जमीन में डाल दो वो तभी गल जाएगा। अब यहाँ पे कैसे जर्मप्लाज्म का क्या करें, संरक्षण करें, तो वह बहुत कम अंकुरण क्षमता वाले होते हैं। ऐसी प्रजातियों के जनन द्रव्य संग्रह का भंडारण हिमीकृत संरक्षण या
मंद वृद्धि कल्चर या शुष्क कायिक भ्रूण संगठन किया जाता है और कृत्रिम बीज व डीएनए क्लोन के रूप में किया जाता है। तो कुछ भी नहीं है बेटा, इनके अंदर बेसिकली इनके भागों को हम क्या कर लेंगे, संरक्षित करके रख लेते हैं बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर, या धीरे धीरे इनको विकसित करवाते हैं, आराम आराम से इनको विकसित होने दो, ठीक है। या हम इनका शुष्क रूप से इनके भ्रूण को हम लोग अलग रख लेते हैं, ठीक है, और उस तरीक़ा से हम नए बीज बनवाते हैं इनके अंदर कृत्रिम। और इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो आगे के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच।